देखिए स्टूडेंट, जैसा आपको मालूम होगा कि जैक बोर्ड क्लास 12th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1 आ गया है। और इस वीडियो में हम लोग पूरा सेट 1 को तो सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन उसका 1 से 10 क्वेश्चन तक हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपके लिए हम पहले से 2 क्वेश्चन को लिख के रखे हैं, ठीक है, जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया गया है सेट 1 का मैथमेटिक्स का जैक बोर्ड क्लास 12th का। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका है कि एफ एक्स बराबर, ये दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या ये मॉडुलस फंक्शन है, क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, या क्या ये तीनों में से कुछ नहीं है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो आप लोग को मालूम होगा कि मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या है, ऐसे मॉड के अंदर लिखते हैं कोई एक्स को, तो ये वैसे ही है, मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, एफ एक्स मॉडुलस फंक्शन। तो पहला ऑप्शन जो होगा ये सही होगा आपका, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, ए का पावर एक्स टाइप का, दीज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है, ऐसा लिखा जाता है बॉक्स के अंदर एक्स, इसको कैसा पढ़ते हैं, बॉक्स ऑफ एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक। और ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। तो मेरा जो एफ एक्स वो कैसा है, मॉड ऑफ एक्स है, इसका मतलब एफ एक्स है आपका मॉडुलस फंक्शन। इसका आंसर होगा मॉडुलस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि इफ एफ एक्स बराबर x बाई एक्स प्लस 1, ये गिवन स्टेटमेंट है। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 का वैल्यू, और इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इसको सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले तो जो दिया हुआ उसको लिखते हैं कि एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है कितना, x बाई एक्स प्लस 1। आपको एफ ऑफ 2 निकालना है, तो x की जगह 2 पुट कर देंगे, यहां पर भी और यहां पर भी और यहां पर भी, जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पर 2, ठीक। तो देखिए पुट करते हैं, तो ये मिलेगा x एफ ऑफ 2, x की जगह 2 रख दिए, तो यहाँ पर भी 2 रख दीजिए, ये बनेगा 2 बाई 2 प्लस 1। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, नीचे लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितना, 2/3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें है 2/3 ऑप्शन, तो ये बी नंबर जो होगा इसका सही आंसर होगा 2/3, ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको इसको सॉल्व करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक। देखिए, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो जिसका वैल्यू निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, पहले हम उसको सॉल्यूशन में लिखते हैं। किसका निकालना है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1/2। देखिए यहां पर कॉस इनवर्स है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर भी कॉस का ही कोई एंगल आ जाए, और एंगल को हमेशा किस में लिखेंगे, रेडियन में, ठीक। तो बोलिए तो कि कॉस का कितना रेडियन 1/2 होता है, तो हम लोग को डिग्री में मालूम है कि कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और 60 का मतलब π/3। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ, यह माइनस रखेंगे, और कॉस 60 का मतलब कॉस ऑफ π/3। हम लोग को मालूम है कि cos π/3 इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है आपका 1/2। तो ये जहां पर 1/2 लिखा हुआ है वहां पर हम लिखना पसंद करेंगे cos ऑफ π/3, तो लिख दीजिए cos ऑफ π/3। अब देखिए, अगर इसको हम इस फॉर्मेट में ले आते हैं, किस फॉर्मेट में ना, cos इनवर्स ऑफ cos x का फॉर्मेट में, और अगर हम दिखा देते हैं कि यहां जो ये एंगल है x, अगर हम दिखा देते हैं कि x जो है वो बिलोंग करना चाहिए cos इनवर्स का रेंज में। अब cos इनवर्स का रेंज कितना होता है ना, cos इनवर्स का रेंज होता है आपका क्लोज इंटरवल 0 to π। अगर हम ये दिखा दे कि यहाँ जो x है, ठीक, अगर वो cos इनवर्स का रेंज में लाई करेगा, cos इनवर्स का रेंज कितना होता है, 0 से π, मतलब 0 से 180 के बीच में, तब ये cos इनवर्स से cos हट जाएगा, बचेगा आपका x, और वही x आपका आंसर बनेगा। लेकिन उससे पहले इसका जो cos का कोफिशिएंट हो क्या होना चाहिए, +1। यहाँ पर cos का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, इस माइनस को हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो माइनस कैसे हटेगा, ये माइनस cos थीटा टाइप का है, तो आपको ध्यान होगा कि cos में 2 जगह नेगेटिव एंगल बनता है। कहाँ कहाँ ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियस सा बात है cos भी पॉजिटिव होगा। और cos का कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, एक तो यहाँ पॉजिटिव होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा cos भी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव नहीं होगा, तो cos नेगेटिव कहाँ होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं तो किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन हम लोग देखिए इसमें भी cos नेगेटिव होगा और इसमें भी cos नेगेटिव होगा, कि cos कहाँ नेगेटिव होता है, तो cos तो 2 जगह नेगेटिव हो रहा है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो cos का कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल को लेंगे, नेगेटिव एंगल को, तो देखिए
हमको दिखाना है कि कॉस इनवर्स का रेंज में लाई करेगा। तो कॉस इनवर्स का रेंज कितना है, 0 से पाई, मतलब 0 से 180 के बीच में। और हम लोग यहां से एंगल नापना शुरू करते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, तो ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा π/2, ये हो गया मेरा पाई। तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट को लेंगे तो हम इसी रेंज के अंदर में बात कर रहे होंगे। इसीलिए हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट को पसंद करेंगे, लेना सेकंड क्वाड्रेंट को। क्यों, क्योंकि अगर सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को लेंगे तब इसी रेंज के अंदर लाई करेगा। ठीक है, कॉस का जो वैल्यू है, कॉस का जो एंगल है इसी रेंज के अंदर आएगा। इसलिए हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट को लेते हैं तब मेरा पाई से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पाई और 3π/2 के बीच का एंगल है, 180 और 270 के बीच का एंगल है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट को लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल को। तो सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं, तो पाई माइनस थीटा से लिखते हैं। ये चूंकि पाई है ना, आपको याद होगा, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये आपका 2π। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल को किससे लिखते हैं, या तो आप π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, नहीं तो पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। मान लीजिए पाई माइनस थीटा ही लिखते हैं, क्योंकि इससे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है पाई में और 2π में। आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को पाई माइनस थीटा, और थीटा का जगह पर मेरा क्या है, π/3। तो इसको हम लिखेंगे ऐसा कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ कॉस थीटा, इसको हम लिखना पसंद करेंगे कॉस ऑफ पाई माइनस π/3। क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, इसीलिए हम माइनस कॉस π/3 की जगह लिखेंगे कॉस ऑफ पाई माइनस π/3। अब देखिए यहां कॉस के आगे जो माइनस साइन था वो तो रिमूव हो गया, इसके कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं तो यहां से बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ, यहां रहेगा कॉस, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, पाई माइनस π/3। देखिए इसको सॉल्व करने से कितना मिलेगा, हम साइड में आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। पाई माइनस π/3, एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 3, ये बनेगा 3π माइनस पाई, कितना बनेगा, ये बनेगा 2π/3। 2π/3 दिख रहा होगा आपको, 2π/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये बनेगा 2π/3। अब देखिए यहां कॉस इनवर्स है, यहां पर कॉस है और यहां पर ये एंगल है कॉस का। अगर हम दिखा दे कि ये जो एंगल है 2π/3 वो अगर कॉस इनवर्स का रेंज में लाई करेगा तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा और यही एंगल आपका आंसर बनेगा और यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू बनेगा जो क्वेश्चन में पूछा गया था। लेकिन उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि ये 2π/3 कॉस इनवर्स का रेंज में लाई कर रहा है। और कॉस इनवर्स का रेंज कितना होता है, कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 to π। तो इसको हम साइड को मिटा रहे हैं अभी थोड़ा देर के लिए, इसको हम फिर से लिखेंगे। देखिए यहां लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि सिंस, साइड में लिखिएगा, सिंस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बराबर x होगा, लेकिन कब, when x बिलोंग्स टू कॉस इनवर्स का रेंज में। और कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से लेके पाई, मतलब 0 से 180 के बीच में। ठीक, और आप लोग अगर इसको डिग्री में चेंज कीजिएगा, कितना डिग्री बनेगा, 2π/3, तो π/3 बनेगा 60 डिग्री, तो 60 × 2 कितना बनेगा, 120, 120। और आप लोग को मालूम है कि 120 डिग्री जो है वो 0 से 180 के बीच में ही लाई कर रहा है। इसका मतलब मेरा जो ये एंगल है कॉस का वो मेरा इसी रेंज के अंदर लाई कर रहा है। 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to π, और 0 to π का मतलब क्या है, ये कॉस इनवर्स का रेंज में लाई कर रहा है। यहां लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, सिंस 2π/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, π। और ये किसका रेंज है, ये कॉस इनवर्स का रेंज है। और अगर हम इसको दिखा दिए साइड में कि ये जो एंगल है वो 0 to π में लाई कर रहा है, मतलब कॉस इनवर्स का रेंज में लाई कर रहा है, तो यहां से कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएगा और यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बन जाएगा, यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगा। कितना, 2π/3। दिस इज आंसर। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2π/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। यह था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो हम जब आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहे थे उसमें हम डिटेल में बताए थे कि 3 आपको आइडेंटिटी के बारे में। पहला क्या था कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है ये π/2 के बराबर होता है। ठीक, यही से आपको आंसर मिल गया होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, π/2। इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, π/2। इसमें और 2 आइडेंटिटी है। क्या 2 आइडेंटिटी है, देखिए दूसरा जो इसका आइडेंटिटी है वो है tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी होता है आपका π/2 के बराबर। और तीसरा जो इसमें आइडेंटिटी है वो है आपका सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस
कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी होता है आपका π/2 के बराबर। ठीक है, तो तीनों आइडेंटिटी को आपको याद रखना है। ठीक, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है π/2 के बराबर, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन ये दोनों आइडेंटिटी को भी आपको साइमल्टेनियसली याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाने का चांस है। ठीक है, ये तीनों को याद रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी π/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी कितना होता है π/2 के बराबर होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है, क्वेश्चन हम लिखते हैं यहां पर शॉर्ट में। ए बराबर आपको दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है 3 6 5 -4, उसका एलिमेंट है 3 6 5 और -4, और आपको पूछा है 2a का वैल्यू। यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a। आपको 2a मैट्रिक्स निकालना है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है 6 12 10 और -8, 10 और -8। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है देखिए क्या है, -4 6 और 5 और 3। ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए वो क्या है, 3 5 6 -4, 3 5 6 और -4। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो देखिए ऑप्शन डी क्या है, 9 18 15 और -12। ठीक, यही ऑप्शन है। तो देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको एक ए मैट्रिक्स दिया है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। अगर पूछेगा इसका ऑर्डर कितना है तो 2 × 2 है। इसमें 4 एलिमेंट है टोटल। ठीक है, 1 2 3 4। आपको 2a मैट्रिक्स निकालना है। तो देखिए आपको जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए थे तब डिटेल में हम बताए थे कि अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट है और उससे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 जो है देखिए हम यहाँ पर लिख के आपको दिखा रहे हैं, आपको 2a निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और इंटू देंगे, और यहाँ a मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। इसका एलिमेंट क्या है, 3 6 5 और -4। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जिसके बाहर जो भी कांस्टेंट रहेगा, जो भी स्केलर कांस्टेंट रहेगा, उस स्केलर कांस्टेंट से मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। ये 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 जो है -4 से भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर है। तो यहाँ होगा क्या, 2 × 3, स्पेस देके 2 × 6, फिर नीचे 2 × 5, जो जिस प्लेस में है उसी प्लेस में लिखना है उसको, 2 × -4। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आता है देखिए, 2 × 3 बनेगा 6, 2 × 6 बनेगा 12, 2 × 5 बनेगा 10, और 2 × -4 बनेगा कितना, -8। तो 6 12 10 -8। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 6 12 10 और -8। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ए नंबर ऑप्शन सही है, 6 12 10 और -8। ठीक, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है। अगर आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा, उसको आपको 4 ऑप्शन में से चूज करना है। तो वैल्यू निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करेंगे तब ना आंसर मिलेगा। देखिए तो यहाँ आपको दिख रहा है x + y, y + z, z + x, z x y और 1 1 1। ठीक, अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो R1 है आपका, जो फर्स्ट रो है, उसमें अगर हम लोग R2 को जोड़ देते तब क्या होगा। देखिए तो इसमें अगर हम लोग ऑपरेशन लगाना चाहते हैं ऐसा, R1 एरो देखिए R1 + R2, तो यहां जो लिखते हैं एरो के पहले आपको बताए थे वही चेंज करेगा। तो इसमें से कौन सा चेंज होगा, फर्स्ट रो केवल चेंज करेगा। कैसा होगा, इसमें इसको जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे और इसमें इसको जोड़ेंगे। लिखेंगे कहां पर, R1 में, क्योंकि आपका केवल R1 चेंज होगा। मतलब ये इसमें जुड़ जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा और ये भी इसमें जुड़ जाएगा। बाकी ये R2 और R3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं इसको बराबर। देखिए तो यहाँ x + y था, एक z भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा, यह हो जाएगा क्या, x + y + z। यहाँ y + z था, इसमें x ऐड हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, x + y + z। और यहाँ z + x था, इसमें y ऐड हो जाएगा, उसको हम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, ये भी बनेगा x + y + z। और ये R2 और R3 एज इट इज रहेगा, z x y, यहाँ लिख दीजिए z, यहाँ x और यहाँ y, और यहाँ 1 1 1 1,
ये भी 1 और ये भी 1। अब देखिए तो अगर आपका ये डिटर्मिनेंट है उसमें से अगर फर्स्ट रो को अगर आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये फर्स्ट रो है, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड। अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक पर्टिकुलर रो में या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में कोई सेम एलिमेंट कॉमन होता है तो हम उस कॉमन एलिमेंट को डिटर्मिनेंट से बाहर रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अलोंग द फर्स्ट रो, ठीक है, हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, पूरा फर्स्ट रो में हर एक एलिमेंट में है। तो बाहर ले लीजिए कॉमन, तो ये क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये चला जाएगा बाहर, इनटू क्या बचेगा डिटर्मिनेंट में, देखिए यहां हो जाएगा 1, यहां भी हो जाएगा 1, यहां भी हो जाएगा 1, 1 1 1, यहां बचेगा जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, और यहां बचेगा 1 1 1 1। ठीक, ये सेकंड रो थर्ड रो तो ऐसे ही रहेगा, ये जेड एक्स वाई हो गया, 1 1 1 1 1 1 हो गया। केवल इन तीनों का जगह पर 1 लिख देंगे, 1 1 1, क्योंकि तीनों को हम कॉमन निकाल दिए बाहर में, डिटर्मिनेंट से बाहर। अब बोलिए इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 0। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम एकदम आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल कहने का मतलब एकदम सेम हो जाए, जैसे यहां अगर देखिएगा तो फर्स्ट रो को और थर्ड रो को देखिए, रो नंबर 1 और रो नंबर 3 को देखिए, तो इसमें रो नंबर 1 में क्या एलिमेंट है, 1 1 1, और रो नंबर 3 में क्या एलिमेंट है, 1 1 1। तो अगर हम इसमें R1 माइनस R3 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अगर हम R1 माइनस R3 करेंगे तो R1 में पूरा 0 बन जाएगा। और अगर किसी डिटर्मिनेंट का हर एक एलिमेंट 0 हो जाता है तो उसका आंसर, अगर किसी डिटर्मिनेंट का पर्टिकुलर रो का या पर्टिकुलर कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 हो जाता है तो उसका आंसर क्या बनेगा, 0। इसलिए हम इसका डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हैं 0, लेकिन साइड में मेंशन करना पड़ेगा क्या, कि हियर R1 मतलब फर्स्ट रो इज आइडेंटिकल टू थर्ड रो, फर्स्ट रो इज आइडेंटिकल टू थर्ड रो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट बराबर 0। और अगर इसका रिजल्ट 0 आएगा तो 0 इंटू दिस भी क्या बनेगा, 0। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन साइड में लिखना पड़ेगा, क्या लिखिएगा साइड में आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस R1 एंड R3, R1 का मतलब फर्स्ट रो, R3 का मतलब थर्ड रो, ये फर्स्ट रो थर्ड रो क्या है, आइडेंटिकल है। अगर हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, कौन सा ऑपरेशन, ऐसा वाला ऑपरेशन कि R1 एरो देखिए R1 माइनस R3, तो इससे क्या होगा, ये 1 माइनस 1 यहाँ 0 बनेगा, ये 1 माइनस 1 यहाँ 0 बनेगा, और ये 1 माइनस 1 यहाँ 0 बनेगा। तो अलोंग द फर्स्ट रो हम लोग का हर एक एलिमेंट 0 आ जाएगा। और अगर हर एक एलिमेंट 0 आएगा किसी एक पर्टिकुलर रो में या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या बनता है, 0 आता है उसका आंसर। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहीं से डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दो रो या दो कॉलम में हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो पर्टिकुलर रो में और कोई दो पर्टिकुलर कॉलम में, ठीक है, किसी भी दो रो में या किसी भी दो कॉलम में अगर सेम एलिमेंट होगा, जैसे इसमें रो नंबर 1 और रो नंबर 3 में सेम एलिमेंट है, R1 और R3 में सेम एलिमेंट है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। और 0 इंटू दिस भी क्या बनेगा, 0। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। साइड में लिख देते हैं हम यहाँ पर, सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल देयरफॉर इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 0। देयरफॉर 0 इज द आंसर, 0 इज द आंसर। ठीक है, ये बन जाएगा पूरा 0, और 0 इंटू दिस भी क्या बनेगा, 0 आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से लिख लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ये क्वेश्चन तो आप लोग से बन जाना चाहिए। इसका थ्योरी हम अभी जस्ट बताए हैं एक क्वेश्चन के डिस्कशन में। देखिए आपको हम अभी जस्ट लिख के दिखाए थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का 3 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या था, पहला नंबर फॉर्मूला था कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर π/2। सेकंड नंबर फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स बराबर भी क्या होता है, π/2 ही होता है। और थर्ड नंबर आपका फॉर्मूला था कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स भी किसके बराबर होता है, ये भी π/2 के बराबर ही होता है। ये तीनों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर। और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है π/2, इसका मतलब 90 डिग्री, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसके जगह हम π/2 रख देंगे। तो पहले नीचे लिखिए सॉल्यूशन, यहाँ होगा क्या, डी dx ऑफ, जो क्वेश्चन लिखिए इसको, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स।
साइड में मेंशन कर दीजिएगा कि सिंस tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x बराबर पाई बाई 2, इसलिए हम इसके जगह पर क्या रखना पसंद करेंगे, पाई बाई 2 रख दीजिए। तो ये बनेगा d dx ऑफ पाई बाई 2, और पाई बाई 2 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट नंबर। और आप लोग को मालूम है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम किसी भी कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, इसका रिजल्ट जीरो बनेगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, और ए में क्या है, जीरो, इसका आंसर आएगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉल्व करके निकालना है, ऐसे नहीं बोलना है। देखिए y बराबर cos ऑफ log x है, आपको dy बाई dx निकालना है। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो y बराबर क्या दिया है, cos ऑफ log x, आपको निकालना है dy बाई dx। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे d dx ऑफ y की जगह इसको पूरा को रखेंगे। तो एक काम कीजिए, ब्रैकेट में रख दीजिए cos ऑफ log x। अब देखिए कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप लोग को मालूम है कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x जो होता है माइनस sin x होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ log x क्या होगा, माइनस ऑफ sin log x। लेकिन फिर चेन रूल के हिसाब से आपको log x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसका आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होगा, माइनस ऑफ sin x, लेकिन cos ऑफ log x है तो क्या होगा, यहाँ होगा माइनस ऑफ sin, cos का माइनस साइन होता है और log x एज इट इज रहेगा यहाँ। लेकिन फिर चेन रूल के हिसाब से आपको इस log x को भी डिफरेंशिएट करके इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब d dx ऑफ log x। ठीक है, cos का हो गया माइनस साइन, log x एज इट इज रह गया, लेकिन फिर चेन रूल के हिसाब से इस log x को भी डिफरेंशिएट करके यह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको, तो ये बनेगा माइनस ऑफ साइन, ये log x रहेगा अंदर में साइन का एंगल में, ठीक। और डिफरेंशिएशन ऑफ log x आपको मालूम होगा कि d dx ऑफ log x क्या होता है, d dx ऑफ log x होता है 1 बाई x के बराबर। क्या बनता है, 1 बाई x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या हो जाएगा, 1 बाई x, यहाँ लिख दीजिए 1 बाई x, ठीक। और ये x इसका नीचे में आ जाएगा, तो देखिए क्या आंसर बनेगा, माइनस ऑफ साइन log x और होल डिवाइड बाय x, दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर बी, माइनस ऑफ साइन log x बाई x, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये चेन रूल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बनाइएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, किसका वैल्यू निकालना है, किसको सॉल्व करना है ना, d dx ऑफ e का पावर log x को। ठीक, पहले याद कीजिए log x में अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है, पहले हम आपको पढ़ाए भी हैं। तो log का अगर log x लिखा हुआ है, इसका अगर बेस कुछ दिया नहीं गया है नीचे में, तो इसका बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है, e होता है, एक्सपोनेंशियल बेस का होता है। log का बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है, e होता है। ठीक, तो log x के जगह पर हम log x विद बेस e लिख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट में बेस e रहता है। अब देखिए e का पावर log x है, क्या है, e का पावर log x है, और log का बाय डिफॉल्ट बेस क्या बोले अभी, e होता है, तो यहाँ e लिख देंगे नीचे में। और आपको हम एक फॉर्म दिखाए थे, ठीक है, कि अगर e का पावर में log है और अगर log का कोफिशिएंट +1 है और अगर log का बेस में e है, समझिएगा ध्यान से, अगर e का पावर में log है और अगर log का कोफिशिएंट +1 है और अगर log का बेस में e है, तो ये पोर्शन हम पूरा रिमूव कर सकते हैं और यहाँ जो log के साथ में रहेगा वही आपका रिजल्ट में आएगा। मतलब e का पावर log x का वैल्यू क्या बनेगा, सिंपली x बनेगा। लेकिन कब, जब e का पावर में log रहेगा, log का कोफिशिएंट +1 होगा और log का बेस e होगा। यहाँ अगर e है तो यहाँ पर भी e होना चाहिए और log का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। ठीक है, तब जो भी log के साथ रहेगा इतने पार्ट का रिजल्ट क्या बनेगा, सिंपली जो log के साथ है वही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, log का बाय डिफॉल्ट बेस e होगा, तो यहाँ पर भी बेस कुछ नहीं, मतलब e है, तो e का पावर log है विथ बेस e है और log का कोफिशिएंट +1 है। इसका मतलब इतने पार्ट का ये पार्ट पूरा हट जाएगा और log के साथ क्या है, x, तो यहाँ सिंपली x बचेगा। इसको हम क्या लिखना चाहिए, लिखना चाहिए d dx ऑफ, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, x। साइड में करके आपको दिखाए हैं, e का पावर log विथ बेस e और log का कोफिशिएंट +1 है, तो ये पूरा पार्ट हट जाएगा, यहाँ से सिंपली x बाहर आएगा। तो इसको हम सॉल्व करके लिख दिए x। अब देखिए तो बेसिक हो गया d dx ऑफ x, तो d dx ऑफ x क्या बनेगा, 1, dx से dx कट जाएगा। या आप ऐसा समझिए, ऐसा समझिए कि x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला से
पहले पावर बाहर आएगा तो 1 बाहर आएगा, पावर 1 कमेगा, x का पावर 1 माइनस 1। सॉल्व कीजिए, 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और किसी का भी पावर 0 होता है क्या होगा 1, तो ये बनेगा 1 इंटू एक्स का पावर 0 भी 1, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। इसीलिए डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या बनेगा 1। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम आपको एक दिन में पूरा सेट सॉल्व नहीं करवाएंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम समझा के आपको सॉल्व करा रहे हैं, तो 10-15 क्वेश्चन करके ही हम सॉल्व कराएंगे। तो आज हम आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा 2-1 दिन में आपको अपलोड हम कर देंगे। देखते हैं अगर समय मिलेगा तो 2-3 दिन में अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है इफ y बराबर 2 का पावर x, इफ y बराबर 2 का पावर x दिया है, 2 कांस्टेंट नंबर है, और आपको इसमें dy बाई dx का वैल्यू को निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, x इंटू 2 का पावर x माइनस 1, 2 का पावर x माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है आपका 2 का पावर x बाई लॉग ऑफ 2। ऑप्शन नंबर सी में क्या है देखिए, 2 का पावर x इंटू लॉग 2। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या है, 2 का पावर x बाई x। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये भी डिफरेंशिएशन चैप्टर का क्वेश्चन है आपका। देखिए आपको y बराबर दिया है 2 का पावर x, आपको dy बाई dx निकालना है। तो पहले जिसको निकालना है लिखते हैं, किसको, डी डी एक्स ऑफ y, मतलब dy बाई dx निकालना है। तो y की जगह y का जो दिया है फंक्शन उसको लिख देते हैं, तो यह होगा डी डी एक्स ऑफ y, y की जगह क्या होगा 2 का पावर x। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा। आपको हम पहले पढ़ाए थे एक फॉर्म, अगर y बराबर a का पावर x दिया रहेगा, जहां पर a आपका कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक, मान लीजिए 2 होगा, 5 होगा, 6, कुछ भी नंबर होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो होता है a का पावर x इंटू लॉग ऑफ a। और अगर यहाँ x के जगह पर और भी कुछ रहेगा, दूसरा फंक्शन ऑफ x रहेगा, जैसे साइन x, कॉस x, एक्स स्क्वायर, लॉग x, e का पावर x वगैरह, तो फिर उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द हेल्प ऑफ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन ये तो सिंपली x है, तो अगर आप आगे लिखिएगा भी कि डी डी एक्स ऑफ x, तो कट के 1 आ जाएगा। इसका मतलब a का पावर x का सिंपल डिफरेंशिएशन क्या होगा, a का पावर x इंटू लॉग ऑफ a। ठीक, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस है क्वेश्चन। a की जगह है 2, तो क्या होगा इसका 2 का पावर x का, 2 का पावर x का बनेगा 2 का पावर x इंटू लॉग ऑफ, जैसे a होता था यहाँ क्या बनेगा लॉग ऑफ 2 बनेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 2 का पावर x इंटू लॉग ऑफ 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो हम आज के क्लास में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए। ठीक है, आगे जो वीडियो आएगा 2-3 दिन 4 दिन के बाद, जब भी हमको टाइम मिलेगा उसमें हम इसके आगे क्वेश्चन सबको फर्दर सॉल्व कराएंगे। इसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिए और इसको शांति से बना लीजिए। ठीक।